जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का। इससे पहले मैं 1 से लेकर 2 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, और उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें। ये खान सर के बुक से है दोस्तों, और इसमें इस बुक में 27 सेट दिए हुए हैं। उसमें से 20 सेट्स मॉडल सेट्स हैं एंड 7 प्रीवियस ईयर है। मैं उसे भी लाऊंगा। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं कंटिन्यू लाऊंगा और उसका वर्णन भी करूंगा डिटेल के रूप से। तो आज मैं एक तीसरा वीडियो लाया हूं दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहर निर्मित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहर है किससे निर्मित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर थे वो सेल खड़ी से निर्मित था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सेल खड़ी से निर्मित थे सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में देखें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पार्श्वनाथ से थे जो इच्छावाकु वंश के शासक अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था दोस्तों। इनके पिता अश्वसेन नाम से इच्छावाकु राजा थे, तो इच्छावाकु वंशी राजा थे। पार्श्वसेन 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जबकि महावीर स्वामी जो थे वो आपको 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम थे। ऋषभदेव कौन थे? प्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 3rd नंबर प्रश्न की ओर। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करने में, भारत का निर्माण करने में काफी योगदान दिए थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 4th नंबर प्रश्न की ओर। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था। वो नील से खेती से संबंधित आंदोलन था। इसमें 3 कट्ठिया प्रथा चलाया गया था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा को नील की खेती करनी होती थी। इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलवाया था और उन्होंने इसके विरोध में ये आंदोलन को चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 5 नंबर प्रश्न में क्या है देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए गए थे? कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए गए थे, यह प्रश्न पूछा है। तो इसमें से कौन से प्रेसिडेंसी शहर थे जो अंग्रेज भारत में स्थापित किए गए थे? यदि इसमें देखें तो कौन कौन सा प्रेसिडेंसी था? मुंबई था, बंगाल था और महाराष्ट्र था। ये 3 प्रेसिडेंसी शहर थे जो अंग्रेज भारत में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर मुंबई, बंगाल और मद्रास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह था जो भारत के मेरठ शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मेरठ शहर में शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली ग्रीस कारतूस तथा इसका नेतृत्व किसने किया था 1857 का? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा किया गया था। और बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं, इसमें दिया गया है 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 में दिया गया है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और
1856 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, जिस इसके अनुसार गवर्नर जनरल को ऑफ इंडिया को वायसराय घोषित कर दिया गया। तो इसका कार्यकाल कब था? तो इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक था कैनिंग का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इससे पहले कौन थे? डलहौजी थे, डलहौजी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। यदि आप डलहौजी का कार्यकाल देखेंगे दोस्तों, तो डलहौजी का कार्यकाल यदि हम देखें तो इनका था 1848 से लेकर के 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था। कब से कब? 1848 से 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था। डलहौजी के काफी महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए थे। डलहौजी के कार्यकाल में ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के कार्यकाल में ही, ठीक है। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध भी 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध जो 48 में हुआ था, और दूसरा चिलियानवाला का युद्ध जो 49 में हुआ था, और तीसरा जो था, दूसरा चिलियानवाला था, तीसरा गुजरात का युद्ध जो चिनाब नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में हुआ था। ऐसे काफी कार्य हैं दोस्तों डलहौजी के समय में, कि मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें दिया गया डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल है। लॉर्ड हेस्टिंग, हेस्टिंग का कार्यकाल यदि देखें हम दोस्तों, हेस्टिंग का कार्यकाल, तो हेस्टिंग का कार्यकाल यदि देखा जाए तो इसमें क्या दिया गया हेस्टिंग का कार्यकाल में? तो कब से कब थे हेस्टिंग? तो हेस्टिंग जो थे आपको 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक हेस्टिंग का कार्यकाल था। हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था हेस्टिंग के समय में? संगौली का युद्ध, संगौली का युद्ध हुआ था हेस्टिंग के समय में ही, अंग्रेजों और गोरखा के बीच। हेस्टिंग के समय में संगौली का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल था। और टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया था हेस्टिंग के समय में। विलियम बेंटिंग का यदि देखें तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 ईस्वी तक था। और विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सती प्रथा का अंत 1829 में उनके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेंटिंग के समय में। और विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। विलियम बेंटिंग ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? हमसे प्रश्न पूछा था कि कौन थे जब 1857 के समय में 1857 का क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सबका मैंने बता दिया। नेक्स्ट में फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासन का काल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन काल को कहते हैं? ये कहा गया है। यदि इसे हम देखें 1 नंबर प्रश्न की ओर, तो फ्रांस में आतंक का राज रॉबस्पियर को शासन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रॉबस्पियर के शासन काल को आतंक का राज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9 नंबर। कलवरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कलवरल नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, कल्चरल रेवोल्यूशन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ। तो ये कौन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का? माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माओ जेडोंग थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों इस 10 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान जो दिया गया है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसकी अभिकल्पना पिंगली बंकिया द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? पिंगली बंकिया के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन सोन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान से भी वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 12 नंबर प्रश्न के 12 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? तो जापान, फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्रांस के संविधान से लिया गया
है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या क्या फ्रांस के संविधान से लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो आदर्श वाक्य है फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आपको अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया यदि आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सभी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। जापान के संविधान से क्या लिया गया, इसे हम लोग देखते हैं। तो जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में। तो यदि आपसे पूछे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के शासन से लिया गया है। विधि का शासन, ये दो प्रश्न बनते हैं। एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। और विधि का शासन कहें तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख, द्विसदनावाद और कानून के समक्ष समानता, ये सभी कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 30 में दिया गया, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की मान्यता नहीं प्राप्त है? भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है? तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो अंग्रेजी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, 13 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। सन 1992 ईस्वी में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया है। और 2003 में बोडो भाषा, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो अंग्रेजी भाषा 22वीं अनुसूची में नहीं है दोस्तों। देखिए, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले कितना, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी बताइएगा आप? तो 14 है। लेकिन वर्तमान रूप में भारतीय भाषा कितनी है 8वीं अनुसूची में? तो 22 है। वर्तमान रूप से 22 है। पहला संशोधन किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा का जोड़ा गया था। तो 14-1-15 हो गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन लाया गया, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को तो कितना हो गया? 15 और 3 18 हो गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 18 और 4 22 हो गया दोस्तों। तो इस तरह वर्तमान समय में भारतीय 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है? 22 है। पहले कितने थे? तो 14 थे। तो कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है? यदि इसे देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है। और 16 समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया दोस्तों। और अनुच्छेद 51 के कम में और भाग 4 के कम में रखा गया मौलिक कर्तव्य को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? 15 में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? यदि हम इसे देखें तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें से द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद आता है दोस्तों। और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या यदि देखें तो 100 है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 100 है। और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 403 है दोस्तों। ठीक है। तो कहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है मैं सबको बता दूंगा। यदि महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों। महाराष्ट्र में
विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है महाराष्ट्र में, और विधानसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितना है, तो 288 है। विधानसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 288 है। ठीक है, तो यहाँ भी है। कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है दोस्तों। कर्नाटक में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितना है कर्नाटक में, तो 75 है, और जबकि विधानसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 244 है। तो द्विसदनात्मक पत्ती कर्नाटक में भी है, तो कहाँ नहीं है, तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में द्विसदनात्मक पत्ती नहीं है, यहाँ पर केवल विधानसभा है, ना कि विधान परिषद है। विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में देखें 234 है दोस्तों, 234 विधानसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में है। और यहाँ के यदि मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इनके अंत स्टालिन है, और वहाँ के राज्यपाल RN रवि है। यदि और भी देखें दोस्तों, कुछ और हम देख लें, तमिलनाडु के लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव, तो फिलहाल में एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितना 39 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। वहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, जबकि उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। सेकंड सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और वहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में, तो 19 है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। इसमें देखिए कर्नाटक का दोस्तों, तो कर्नाटक का हमने बता दिया है, कर्नाटक का नहीं बताया। कर्नाटक का यदि हम लोग देखते हैं तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या आपको कितना है, 28 है कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या। वहाँ का जो राज्यसभा सीट है कर्नाटक में 12 है। थावर चंद्र गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं, और सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसी प्रकार दोस्तों आप भारतीय संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर भारतीय संविधान पूरी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में लाया, वो भी चैप्टर वाइज है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर जाए दोस्तों, चैनल पर जाएं और विजिट करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा उससे देखने से। और आपका जो भी नंबर है, अभी आपका यदि सेट में कुछ नंबर कम आ रहे हों तो निश्चित रूप से आपका नंबर उससे बढ़ने की गुंजाइश है दोस्तों। और भारतीय इतिहास भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री, तीनों मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी जाकर देखें, उसका भी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तीनों का अलग अलग है। और आप यदि उसे देखते हैं तो जरूर आपका उससे फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। और आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर करें उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे उत्साह हमें भी प्राप्त होता है दोस्तों, तो मैं उससे वीडियो बनाने के लिए और भी प्रेरित होता हूँ। इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ओर, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। यदि इसे देखें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी क्या है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 250 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। अधिकतम कितना, 250 है। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों। कितना, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम आयु कितना होता है, न्यूनतम आयु कितना होता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष और 6 वर्ष के लिए रहते हैं। ठीक है। और वन थर्ड प्रति 2 वर्ष पर के बाद सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में 1/3 होते हैं जो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम कितना है, तो 250 है। और वर्तमान समय में जो राज्यसभा के संख्या अधिकतम, वर्तमान समय में राज्यसभा में जो कितने सीटों की संख्या है, 245 है। अधिकतम 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में 245 है। इसमें से 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और राष्ट्रपति इन्हें कला में, साहित्य में, विज्ञान में और समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले को
राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और शेष 243 सदस्य संघ की इकाइयों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 243 सदस्य को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें दिया गया है 17 नंबर प्रश्न क्यों, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना था। तो पंचायती राज व्यवस्था था वर्ष 1900 कब 1992 में, वर्ष 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था क्या बना था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और एलन सिंघवी समिति के सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो कब किया गया था, 92-93 में। तो 92-93 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 92 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और पीवी नरसिम्हन राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू किया गया था 1992-93 में। और भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था पंचायती राज, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1993 ईस्वी में भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, कब 1993 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। कब, कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, तो रंगनाथ थे, जो प्रथम मानवाधिकार आयोग थे भारत के। ठीक है, वैधानिक संस्था है, यह क्या है, यह एक वैधानिक संस्था है, यह सदन के अधिनियम के बाद बनी हुई है। वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न को चलते हैं, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की पूर्ति इनके लिए करती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न की ओर, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा जो पृथ्वी ग्रह है उसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसे कहते हैं, पृथ्वी को। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, पृथ्वी है। यदि हम इसे देखें, पृथ्वी सूर्य का तीसरा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी है सूर्य से तीसरा ग्रह है, सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है सूर्य से तीसरा है। सूर्य से पहला ग्रह यदि हम देखें तो कौन है, बुध है। उसके बाद कौन है, शुक्र है। उसके बाद कौन है, पृथ्वी है। तो तीसरा है सूर्य से। यदि हम सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो आपको पृथ्वी फिर हो जाएगा आपको तीसरा स्थान पर। उसके बाद मंगल आएगा चौथे स्थान पर, उसके बाद मंगल के बाद आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद शनि आएगा, अरुण आएगा और वरुण आएगा। ठीक है दोस्तों, अरुण आएगा और वरुण आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो कौन नीला और दिखता है, नेपच्यून दिखता है और पृथ्वी दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जब देखें हम तो 21 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो इसमें से किसका सही मेल नहीं है, ये प्रश्न दिया गया है। तो इसे हम लोग चेक करेंगे कौन सा सही नहीं है। यदि इसे हम लोग देखें तो इसमें ओसाका जापान में सही है, लंका शहर ब्रिटेन में ये भी सही है, सेलम भारत में ये भी सही है, बर्मिंघम फ्रांस में ये गलत है। तो हमसे कहा कौन सही नहीं है, तो बर्मिंघम है जो फ्रांस का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बर्मिंघम यह इंग्लैंड का एक शहर है, बर्मिंघम, जो फ्रांस में नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम देखें, जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है दोस्तों, जो एशियाई महाद्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो तथा मुद्रा एन है। लंका शहर ब्रिटेन का एक शहर है। लंका शहर क्या है, ब्रिटेन का एक शहर है लंका शहर। ओसाका जापान का एक शहर है। ठीक है, तो ब्रिटेन की उत्तर पश्चिम में स्थित है लंका शहर। इसका क्षेत्रफल 1866 ईस्वी में 1866 वर्ग मील है। सिलेम है जो भारत के तमिलनाडु राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 में दिया गया, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो वह कौन सा गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, उस गुण को क्या कहते हैं, तो उस गुण को प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उस गुण को क्या कहते हैं, प्रस्वेदन। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे
प्रश्नवेदन कहते हैं, इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 23 में मुंबई हाई किससे संबंधित है दोस्तों? तो मुंबई हाई है जो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। यह अरब सागर में स्थित है और वर्ष 1976 में मुंबई हाई को खोजा गया था। ओएनजीसी के अधीन है, ओएनजीसी के अधीन है यह मुंबई हाई, ठीक है। भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पेट्रोलियम से संबंधित है। 24 में सुएज नहर मुख्य भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से, सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जबकि अफ्रीका और एशिया के बीच सीमा को विभाजित करती है सुएज नहर, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है सुएज नहर। यह दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण भारतीय महासागरों के बचते हुए और अरब सागर से लंदन की यात्रा की दूरी को कम करती है सुएज नहर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना यदि हम देखें तो किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना है जो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कृष्णा नदी पर है। यदि इसे देखें हम, कृष्णा नदी पर दो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ? कृष्णा नदी पर तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। अब वर्ष 1966 ईस्वी में निर्मित की गई थी यह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो म्यूराक्षी परियोजना है जो आपको पश्चिम बंगाल में संबंधित है। म्यूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर बनी हुई है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत एवं सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 27 में वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है कौन सी वनस्पति है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है? उसका नाम क्या है? तो उस वनस्पति का नाम है ओकेसिया। ओकेसिया है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ओकेसिया नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 28 में ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे बागान को रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। रोपण खेती, जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 29 में भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 29 में देखते हैं भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो भारत है दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? तो मक्के का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत दुनिया में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 30 नंबर प्रश्न में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश देखें तो वो कौन है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो वह देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। पहला चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य है क्या? मुख्य कार्य है तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर भारत में तारापोर समिति बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तारापोर समिति भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर बनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तारापोर समिति कौन सी समिति है? तारापोर समिति भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर बनी है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा मंडल नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो हिस्सा है कोटा मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोटा मंडल जो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। इसका निर्माण 1 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न में वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन कौन से द्वीप पे किया था? गालापैगोस द्वीप पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गालापैगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापैगोस द्वीप क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है और इस द्वीप की राजधानी प्यूर्टो बैंकेरिजो मोरैन है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 35 में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यदि से हम देखें, विश्व उपभोक्ता दिवस है जो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यदि आपसे पूछे तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। किस दिन, कौन से? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? यदि इसे देखें तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। बैलों को श्रृंगार कर उसे पूजा की जाती है। त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है और जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। कर्नाटक में इसी त्योहार को कंबाला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बैलों को। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यांतरण प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, क्यांतरण प्रक्रिया। उसे क्या कहते हैं? तो क्यांतरण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 28 की ओर। इसमें दिया गया प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण जो है किससे होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 19 तब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज प्लाडो ने राइबोसोम की खोज की थी। प्लाडे ने किया था राइबोसोम की खोज। इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राइबोसोम की 2 इकाइयां हैं जो प्रोटीन के निर्माण में कार्य करती है। एक नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिका द्रव में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंधन कोशिकांगों में माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम है जो वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं। 39 में हड्डी और पेशी का जोड़ता है। हड्डी और पेशी, तो मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? एमबीटी करके याद किए हैं हम लोग। तो एमबीटी, एम से मसल्स, बी से बोन्स और टी से कंडरा। तो कंडरा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कंडरा है जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं। टेंडन, टी से टेंडन कहते हैं इंग्लिश में। तो हड्डी और पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है टेंडन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लिगामेंट, इसे याद करने के लिए हम लोग क्या सीखना है? तो बीबीएल, बीबी लाल हो गई, बीबीएल लिगामेंट के लिए हो गया। बी से बोन और बी बोन से बोन जोड़ने के लिए लिगामेंट का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर तो हमसे पूछा है 39 में हड्डी और पेशी को, तो कंडरा के द्वारा नहीं, टेंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 40 में दिया गया है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, मानव पित्त है जो पीले हरे रंग का एक तरल है, इसका प्रकृति है। तो मानव पित्त का प्रकृति क्या होता है? तो क्षारीय होता है। मानव पित्त की प्रकृति क्षारीय होता है। यह जैविक नामक होता है, जिसे पीत नमक के रूप में भी जाना जाता है। पीत के रस में पीत लवण होते हैं, जैसे बेरुलुबिन, बेरुविडीन। यह छोटी आंत में बड़े वसा वाले ग्लोब्यूसिन को छोटी आंत में तोड़ देते हैं, ताकि अग्नाशय एंजाइम आसानी से उन पर कार्य कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव पित्त का जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 41 में रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की है? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हॉर्वे ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विलियम हॉर्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 42 में मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। तो चेहरे में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो 14 होती है। चेहरे में 14 होती है। कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है। कितना हड्डियां? 22 हड्डियां पाई जाती है। और मानव की खोपड़ी में 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है कपाल, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा चेहरा जो कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियों होती है, जो आपस में जुड़ी हुई रहती है। और चेहरे में कितना? 14। तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो कुल कितना होता है? 22 होता है। कान के अलावा कुल हड्डी कितना होगा? तो 22। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जब दिया है 43 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है? तो आपातकालीन हार्मोन यदि हम देखें तो एड्रेनलिन होता है, जो आपातकालीन हार्मोन होता है। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से के मेडुला के साथ
साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसीलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इस हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन होता है। एड्रेनलिन क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन। 44 में ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन है डीपीटी, किन रोगों से बचाता है? तो डीपीटी है डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टिटनस। ये 3 रोगों से बचाता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनस, ये 3 से बचाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? काली खांसी, टिटनस और डिप्थेरिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 40 नेक्स्ट क्या है 45 में? वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल गैस दुर्घटना किसके कारण हुई थी? ये प्रश्न दिया गया है। तो भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड के से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यह ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है और कम तापमान में यह उबलने लगता है। यह काफी ज्वलनशील भी होता है, यह गंधहीन भी होता है। इसके संपर्क में आते ही यह जलने लगता है और यह हवा के संपर्क में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी। अमोनियम गैस हवा से हल्की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है दोस्तों। अमोनियम गैस क्या होता है? हवा से हल्की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक के रूप में पाई जाती है। तो प्राकृतिक के रूप में तो हमसे पूछा है कौन से गैस के कारण दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में निम्नलिखित में कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई कौन नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? लंबाई है, सॉरी क्यूबिक मीटर है जो मौलिक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मीटर, किलोग्राम, केल्विन ये सब क्या है? मौलिक इकाई है, जबकि क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 47 में है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि देखें कौन होगा? तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों पता चलता है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में कौन कौन आ गया? तो वेग है, इसमें सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये सब अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश है। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? यदि इसमें देखें तो इसमें जो है रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिकतम होगा। जो ज्यादा भारी होगा, जो ज्यादा वजन होगा उसका जड़त्व अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 49 में। यदि एक वस्तु को 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 60 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल है 60 न्यूटन, विस्थापन है 10 मीटर, तो 60 गुना 10 600 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न पर। 50 में दिया गया है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 52 में। 51 में फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है और 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जल उबलने लगता है। क्वथनांक होता है जल का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वर्ण पट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा कहते हैं क्योंकि वर्ण पट्टी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऑप्टिक्स ने किया था। किसने किया था? ऑप्टिक्स ने। जहां इंद्रधनुष के रंगों में अनगिनत विविधताएं देखी गई। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाती है। इस तरह से प्राप्त रंगों के समूह के आवरण पटल या वर्णक्रम कहते हैं या वर्ण पट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 53 में चले हम लोग दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा में है तो प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रतिवर्ती धारा जो होता है, प्रतिवर्ती धारा में धारा के दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा की मान दोनों बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों 54 नंबर प्रश्न में पल्सर होता है। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर जो है तेजी से घूमने वाली
न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 55 में। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब है जो वैक्यूम, किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब टेलीविजन सेट का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। टेलीविजन सेट का एक भाग है कैथोड किरण ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 56 में चलते हैं। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो यह जो बताया गया था, इलेक्ट्रॉन है बिना ऊर्जा खोए घूमता रहता है केंद्र के चारों ओर। तो किसने बताया था? यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? घुमा कर आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो वो इलेक्ट्रॉन की खोज नील बोहर ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं, इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा था, ये खोज किया था नील बोहर ने। और थॉमसन ने खोज किया था ऐसे, लेकिन नील बोहर ने ये बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, नील बोहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्षिक साइज को स्पष्ट करता है? सापेक्षिक साइज को स्पष्ट दिखाता है, कौन सा क्रम है? यदि हम लोग तो लिथियम, सोडियम, और जैसे कि इसमें दिया गया है Li से बड़ा है Na और उससे बड़ा मान रखता है K, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 58 में सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है? उसमें सभी अम्लों में कौन सा तत्व निकलता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें है सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? तो यह एक शून्य क्रम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 60 में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 61 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसमें दिया गया है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उपरोक्त में सभी रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न को देखें। यदि 62 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि मिश्र धातु में के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो पैंटिनसन्स प्रक्रिया किसको बढ़ाने के अनुपात को कहा जाता है? तो मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पैंटिनसन्स प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मिश्र धातुओं में चांदी के अनुपात को बढ़ाने के, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 63 नंबर प्रश्न में, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया था ईंधन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 64 में मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से मानव शरीर में कौन प्रभावित होता है? तो रक्त है जो मानव शरीर में ल्यूकेमिया से प्रभावित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? यदि हम देखें सुपरसोनिक विमान है जो आपको किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है। ओजोन मंडल को सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल पर कुछ परतें पाई जाती है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, लोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सरफेस पाए जाते हैं किसमें? तो ओजोन मंडल में। एक है क्षोभ मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ओजोन मंडल को जो सुपरसोनिक विमान है हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किस मंडल को? ओजोन मंडल को। 66 में एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं जिसमें हर श्रृंखला में ऊर्जा क्या होते हैं? ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। सही बात है, हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? घटती है। 10% ऊर्जा घटती है। इसे लिंडेमान का नियम कहा जाता है दोस्तों। लिंडेमान का नियम कहा जाता है इसे। हर चरण में 10% ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। हर चरण में मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? लिंडेमान का ऊर्जा कहा जाता है। लिंडेमान का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 67 बिहार की आर्थिक समृद्धि में विकास का आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि में किसका विकास आधारित है? तो कृषि के विकास पर बिहार का आर्थिक समृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार के
और अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के जो अधिकांश भाग है कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 69 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है। 70 नंबर प्रश्न भी चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामांकन किया है? तो कौन सा रेलवे जोन है जो ट्रेनों के इंजन का नामांकन किया है शहीदों के नाम पर? तो भारतीय रेलवे उत्तर रेलवे है। भारत के उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम ट्रेनों के इंजन को शहीदों के नामकरण किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 71 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो CIIL है जो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 72 में जी का मान r त्रिज्या है, जी गुरुत्वाकर्षण है और r त्रिज्या है के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा के पास जी का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के पास सबसे न्यूनतम प्राप्त होता है जी का मान। जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर प्राप्त होता है दोस्तों। सबसे अधिक जी का मान ध्रुव पर प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सबसे न्यूनतम जी का मान भूमध्य रेखा पर और सबसे अधिकतम ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 73 में इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कौन सा सुधार आंदोलन हुआ था 1829 ईस्वी में? तो सती प्रथा का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सती प्रथा का प्रतिषेध था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सुधार हुआ था 1829 में। ठीक है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें 70 नंबर प्रश्न में क्या जा रहा है दोस्तों? 74 नंबर प्रश्न में दिया गया है इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? 2019 में किसने जीता था? तो 2019 में केन विलियमसन ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2019 के विश्व कप क्रिकेट में केन विलियमसन जीता था। और इस 2024 में जो विश्व कप हुआ था, जो भारत में 2023 में हुआ था विश्व कप, 2023 के जो दिसंबर में विश्व कप आयोजित किए गए थे उसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। किसे दिया गया था? विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था और ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था फाइनल मैच में। तो यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2023 के विश्व कप में विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 75 में भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? राजस्थान में स्थित है पोखरण। पोखरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पोखरण राजस्थान में है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है इलाका है। भारत ने अपना दोनों परमाणु कार्यक्रम पहला 1974 ईस्वी में तथा दूसरा जो न्यूक्लियर पावर पर बना था 1999 में पोखरण में ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 76 नंबर प्रश्न भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में यदि देखें स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में गया में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गया में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 77 में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई यदि देखें तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद साहब अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के द्वारा लड़ी गई थी। जिसमें से कौन? तो इसमें आपको अहमद साहब अब्दाली का विजय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो कैमे संविधान 1987 में कैमे संविधान के संशोधन के तहत किया गया था? तो 1987 में 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? तो 107 है। ऑप्शन नंबर वैश्विक भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? 107 देशों में से 94वां स्थान है। 107 देशों में से कितना है? 94वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर।
80 नंबर प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1966 से मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया था, सितंबर को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 81 में किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो जोगियों का देश किस देश को कहते हैं? तो जोगियों का देश किसे कहते हैं? तो उत्तर कोरिया का जोगियों का देश कहते हैं। नॉर्थ कोरिया जोगियों का देश कहलाता है, इसे हर्मिट किंगडम भी कहते हैं। हर्मिट किंगडम नॉर्थ कोरिया को कहते हैं दोस्तों। तो जोगियों का देश नॉर्थ कोरिया को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। खालिस्तान को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो किस वर्ष रखा गया था? 22 अप्रैल 2016 को रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को दोस्तों इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेटों का जीके जीएस को रिवाइज करना है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस को, और भी प्रैक्टिस सेट जैसे इरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक को मैं अपलोड कर चुका हूँ। 15-15 सेट है दोनों में, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों। उसी प्रकार रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 में लाया हूँ, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, उसे भी अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। उसका भी प्लेलिस्ट है। क्रॉन पब्लिकेशन का उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए, उसको भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोगों से उस और भी पब्लिकेशन का जो बुक है उन सभी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। आप लोग जितना जीके जीएस रिवाइज कीजिएगा उतना बेहतर आपका तैयारी मजबूत होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस सेट जो आप लगा चुके हैं उसका रिवाइज करते रहें वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ यदि आप प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगाए हैं उसे आप वीडियो को रोक करके लगा कर देखें कि आप कितना सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 83 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यदि देखें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तमसा नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की सीमा में यदि जाता है तो क्या कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी? तो जमुना कहलाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को संगप्पो कहते हैं। दिहांग कहते हैं भारत के जो अरुणाचल प्रदेश में, और बांग्लादेश और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। सुवर्णश्री नदी, दिबांग नदी और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 84 नंबर प्रश्न की ओर, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फाकेटिन है डेनमार्क की संसद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। डेनमार्क की संसद को फाकेटिन कहते हैं। डेनमार्क यूरोप में स्थित है दोस्तों, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अब 2028 का ओलंपिक जो होगा अमेरिका में होगा। 2028 में जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा? अमेरिका में। और ये कहाँ होगा? तो ये होगा पेरिस में। 2024 में वाला जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।